तो थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्लेनेशन इसके नाम में ही मौजूद है, सारा का सारा। जैसे हम क्या कहते हैं, वर्ड एक है हमारे पास थर्मो, और दूसरा डायनेमिक्स। थर्मो से मतलब है हीट, डायनेमिक्स मतलब कुछ मूव कर रहा है, कुछ चल रहा है, मींस कुछ चेंज हो रहा है। हीट चेंज जब हम, अब ये केमिस्ट्री में पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस को हम फोकस करके सारा कुछ करेंगे केमिकल रिएक्शंस तक पहुंचने में, लेकिन हमें इसके कुछ बहुत सारे बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। मींस क्या स्टडी करने वाले हैं हम इसमें, कुल मिलाकर के स्टडी करने वाले हैं हीट चेंज, हीट चेंज का रिलेशन केमिकल रिएक्शन से। यहां केमिस्ट्री वाला जो थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स वाला जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एक अलग चीज है, उसका रिलेशन इंजन से हो जाता है, मैकेनिकल फोर्स के साथ उसका ज्यादा रिलेशन है। यहाँ केमिकल चेंज से ज्यादा रिलेशन, कहीं ना कहीं चीजें क्योंकि जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये दोनों चीजें साथ चलती। तो जब हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हीट। मतलब क्या चीज है, हीट एनर्जी है, चेंज इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है वो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारे काम का है। एक तो हमने प्लेनली बोल दिया थर्मोडायनेमिक्स हीट चेंज, तो कहीं पे भी हो सकता है भाई। एक कोई इंजन है, उसमें से इंजन से हीट बाहर आ रही है, कितनी हीट वो कंज्यूम कर रहा है, कोई मशीन में हो रही है। लेकिन हम यहां कंसर्न्ड हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, मींस केमिकल एनर्जेटिक्स से। तो हम यहां जो कंसर्न रहेंगे, हम कंसर्न रहेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स से, मींस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक टर्म है, दूसरा टर्म है हमारा केमिकल एनर्जेटिक्स। और इसके बाद इससे थोड़ी बहुत चीजें सीख करके हम ट्रांसफर हो जाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री पर। इसका बिल्कुल अलग मीनिंग है, ये थर्मोडायनेमिक्स से काफी हद तक अलग है थर्मोकेमिस्ट्री। यहां ये एक ही चैप्टर में इसी में दिया हुआ है, कुछ यहां बहुत अलग ज्यादा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री वैसे सुनने में लगेगा कि बिल्कुल एक ही जैसी सी बात है, लेकिन हम यहां इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से कंसर्न होंगे, केमिकल एनर्जेटिक्स से कंसर्न होंगे। ये चीज पढ़ने के बाद हम केमिस्ट्री में जो बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसमें एनर्जी हमें यूज करनी होती है। इसको सबको हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये वाला पोर्शन अलग है। जैसे मैं कई बार पहले भी लिख देता था, जो शुरू किया मैंने क्लास में लिखा, डेल्टा एच लिख देता था मैं, डेल्टा ई लिख देता था, वो अब सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्या है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स का क्या मतलब है, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम हीट चेंज
ऑब्जर्व करते हैं विद द चेंज इन केमिकल सिस्टम और केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जेटिक्स। डेफिनेशन क्या हो गई? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, साइंस भी कह सकते हो, विच डील विद हीट चेंज। हीट क्या है? एनर्जी चेंज। एनर्जी की स्पेसिफिक फॉर्म हो गई ना हीट। विद केमिकल रिएक्शंस, विद हीट चेंज एसोसिएटेड विद chemical reactions is called as chemical energetics और chemical thermodynamics। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट की बात करनी है। अगर बिल्कुल प्योर थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, वर्ड केमिकल आ ही नहीं रहा है, इसका क्या मतलब है? हीट चेंज विद ट्रांसफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सिर्फ प्योर थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देनी है, ये तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया या केमिकल एनर्जेटिक्स हो गया। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, शॉर्ट में लिखूंगा मैं आगे फ्यूचर में थर्मोडायनेमिक्स को टीडी लिखूंगा। थर्मोडायनेमिक्स की बात अगर कर रहे हो आप, टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ हीट चेंज with and heat change and its transformation also। क्या मतलब भाई? हमने एक डब्बा लिया था, उसमें क्या किया था? जब इसे हीट किया, हीट करने पर गैस एक्सपेंड करेगी। अब हीट करने पर हुआ ना ये काम, हीट ट्रांसफॉर्म हो गई। हीट ने क्या किया? वर्क कर दिया भाई। हीट चेंज एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन विद एनी चेंज is called as thermodynamics। बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमें क्या डिफरेंस मान करके चलना है अभी इस बात में? इस लेवल पर हमें ये सारी चीज सोच करके चलनी है कि बिल्कुल प्योर थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है। यहां केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हम प्योर थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं करेंगे। प्योर थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा का पूरी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। यहाँ हम उसका एक छोटा सा पार्ट जो केमिस्ट्री से रिलेटेड, हाँ कुछ चीजें ऐसी अप्लाई हो जाती हैं जैसे गैस लॉज वगैरह, ये सारी चीजें इसमें अप्लाई हो जाती हैं। हम इसमें हीट चेंज, हीट एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हीट निकलती है। प्योर केमिकल रिएक्शन से जब हम रिलेट कर लेंगे तब हम उसे थर्मोकेमिस्ट्री बोलना शुरू कर देंगे। ये अंतर के साथ आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, अब इसे मिक्स नहीं करना है। दैट मीन्स दो थर्मोडायनेमिक्स को, इसको पढ़ते पढ़ते बच्चे दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इसलिए मैं इंजन कैसे काम करेगा ये नहीं सीखना है हमें यहाँ।
थोड़ी थोड़ी टच, मतलब बेसिक्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज नहीं है। वेल, एक बात तो ये हुई। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो किसी एक फिक्स सिस्टम के साथ डील करती हैं। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं? मतलब ये बिल्कुल एब्सोल्युटली वर्क नहीं करता है। लिमिटेशन का मतलब कुछ कमियां हैं, यही बोलो। अगर सीधे सीधे शब्दों में साफ साफ बात बोली जाए तो कुछ कमियां हैं थर्मोडायनेमिक्स की। इसको मैं अच्छे से वर्ड दे करके क्या बोलूंगा? लिमिटेशन ऑफ। अभी तो मैंने डेफिनेशन बताई। एरिया क्या है? थर्मोडायनेमिक्स कहाँ काम करता है? एनर्जी चेंज केमिकल रिएक्शन के साथ। केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ना हो, कोई फिजिकल चेंज हो, उसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा? हीट चेंज क्या होगा? ये थर्मोडायनेमिक्स है। इसकी लिमिटेशन क्या है? नंबर वन, इट डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इस बात का? दुनिया में जो सब्सटेंस मटेरियल हम जिन्हें स्टडी करते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे हमारा वॉल्यूम है, मैक्रोस्कोपिक है। जैसे हमारा मैस है, जैसे हमारा प्रेशर। अब ये बल्क में जब कुछ होगा, मॉलिक्यूल की गिनती पर जब मैं आ जाऊंगा, काउंटिंग पर, मोल पर नहीं, तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। मैं कहता हूं कि 5 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, तो भाई कैसे बताओगे 5 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम? तो थर्मोडायनेमिक्स में काम का ही नहीं है हमारे। हम चीजों को बड़े लेवल पर सोच रहे हैं, यानी कंसिडरेबल वॉल्यूम होना चाहिए। कम से कम 1 लीटर हो तो चलो 0.5 लीटर चल जाएगा, तो चलो 0.1 लीटर भी चला देंगे। कई बार 0.01 लीटर भी चल जाएगा। इट्स ओके, थर्मोडायनेमिक्स के लिए यहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप कहने लगो कि कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है जिसका वॉल्यूम, कोई मॉलिक्यूल का सेट है, उसका वॉल्यूम 10⁻⁻5 लीटर है, तो भाई नापोगे कैसे इसको? मेजरमेंट कैसे होगा? तो थर्मोडायनेमिक्स डील कर सकता है सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, लाइक सॉरी, वॉल्यूम, मास, प्रेशर, टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर किसी भी चीज का बताते हो, वो चीज कम से कम 1 ग्राम 2 ग्राम, बहुत कम होगी तो 1-2 ग्राम का तो टेम्परेचर चेक करोगे। आप 5 मॉलिक्यूल का थोड़ी टेम्परेचर बता दोगे। इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास चेक करने के लिए। लिमिटेशन, एक बड़ी लिमिटेशन है। क्वेश्चन आता है ये, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? दूसरी लिमिटेशन, एटम के स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना इसको नहीं है। इट डज नॉट डील विथ क्यों नहीं? टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोई स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बताता है कुछ। प्रेशर है,
मॉलिक्यूल की गिनती डिसाइड करती है, ना कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल की गिनती, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम डिसाइड करेगा, ना कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। थर्मोडायनेमिक्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर से डील नहीं करता है, केमिकल स्ट्रक्चर से इसका कुछ लेना देना नहीं। क्या मतलब है इस बात का? फिर किस बात से डील करता है? ये डील करता है बल्क से। वॉल्यूम मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके कितनी जगह घेर रहे हैं। टेम्परेचर एक मॉलिक्यूल का थोड़ी होगा, टेम्परेचर पूरे सिस्टम का होगा, जिसमें कम से कम आधा मोल, 0.1 मोल तो होंगे ही एटलीस्ट, जिसका टेम्परेचर हम मेजर कर पा रहे हैं। दो लिमिटेशन ये हो गई। थर्ड, अगर हम सोचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि थर्मोडायनेमिक डील करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को। अच्छा, ये लिमिटेशन भी है, और हमें इन बिटवीन क्या हुआ उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। मींस thermodynamics considers only the initial and final state of system. बट ध्यान देना इस बात पर, डज नॉट कंसीडर path followed, पाथ से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से मतलब है। जैसे एक, जो आपने पढ़ रखा है उसका कुछ एग्जांपल लेकर के मैं बताने की कोशिश करता हूं। किसी गैस के कुछ पैरामीटर्स हैं जो गैस को डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम। अगर मैं नंबर ऑफ मोल 1 लेता हूं, टेम्परेचर 25 कर देता हूं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक कर देता हूं, तो इसका कोई वॉल्यूम होगा। मान लो V वॉल्यूम ये इसका आ गया यहां। अब मैं चेंज करता हूं, ये इनिशियल स्टेट है एक। अब मैंने इसकी स्टेट चेंज करनी शुरू की, मोल्स सेम रखने हैं बस, क्योंकि सेम सिस्टम पे काम कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने सेम रखे, प्रेशर मैंने चेंज कर दिया, टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एक्सपेंड करके 1 मोल का 1 मोल रहेगा। प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना चाहते हो तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। आपने प्रेशर भी चेंज कर दिया, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, तो भी वॉल्यूम चेंज होगा। आपने क्या किया, पहले इसको पिस्टन को अप कर दिया, फिर डाउन कर दिया नीचे, फिर आप इसी स्टेट पे ले आए, और आपने प्रेशर फिर 1 एटमॉस्फेरिक कर दिया, टेम्परेचर वही रखा 25 डिग्री सेल्सियस, तो सेम वॉल्यूम होगा अब इस। तो मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि इन बिटवीन मैंने क्या चेंजेस किए हैं। ये अगर स्टेट है डिफाइन करने वाली, नंबर ऑफ मोल 1 है, प्रेशर 1 है, टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो वॉल्यूम V ही होगा, चाहे आप जैसे भी लेकर के आए हो, चाहे आप इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहे हो, चाहे डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहे हो।
तो थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर करता है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को। वही हम करते भी थे, P1 V1 इनिशियल स्टेट थी, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर रहा हूं मैं इस गैस स्टेट को, एंड P2 V2 फाइनल स्टेट थी। इन बिटवीन क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं हुआ। अगर मैंने ये टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा है, तो कभी मैंने अगर मान लो टेम्परेचर इसका T से बड़ा चेंज करके T1 कर दिया, फिर वापस T कर दिया, तो फिर ये P2 V2 पे आ जाएगा। इसे मतलब नहीं है इस बात से कि पाथ क्या यूज किया, बस फाइनल स्टेट इसकी यही है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात एक और है, लिमिटेशन नंबर 4। रिएक्शन जो होता है, जैसे मैंने ए लिया, कोई ए से बी बनाया, इसका 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया, ए से बी बना, इसमें कुछ अमाउंट एनर्जी का निकल गया, बाहर निकली एनर्जी, एक्सोथर्मिक है। एक फैक्टर और है इसमें जिसपे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, और वो है टाइम। टाइम मान लो इसे 5 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट। 1 मोल से 1 मोल बनने में 5 मिनट लगे, और एनर्जी सपोज करते हैं 100 किलो कैलोरी, इसमें लिबरेट हो गई, माइनस में साइन आ गया। अब अगर आप क्या करते हो, इसका टाइम फास्ट कर देते हो, मीन्स कम टाइम में अब ये रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन लिया, सेम ए है, सेम बी बना, 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है, लेकिन इस बार आपने टाइम रिएक्शन का कुछ करके कैटलिस्ट ऐड किया, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉट एवर, स्पीड बढ़ा दी, इसकी रिएक्शन की चेंज हो जाती है। भाई यहां से आपको 1 किलोमीटर दूर चलना है, साइकिल से जा रहे हो, कई बार स्लो जाते हो, कई बार फास्ट जाते हो, पाथ वही है, रास्ते का डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन रेट अलग। ए से बी बदलने में टाइम इस बार कम लगा, मान लो 2 मिनट लगे, तो मैं इसे बोलूंगा कि ये फास्ट रिएक्शन है, इसे बोलूंगा स्लो रिएक्शन है, कंपैरेटिव। इस लेकिन डेल्टा ई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी जितनी पहले निकली थी, अब बस जल्दी आ जाएगी एनर्जी बाहर, -100 किलो कैलोरी पर मोल। जितनी एनर्जी पहले लिबरेट हुई थी, उतनी ही एनर्जी अभी भी लिबरेट होगी, रेट से इंडिपेंडेंट होता है। थर्मोडायनेमिक्स का हीट कितनी आएगी कितनी जाएगी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ये कितना तेज हो रहा है रिएक्शन, कितना स्लो हो रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो एक बात क्या है, लिमिटेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये ओवरऑल हमारी लिमिटेशंस हैं। एक जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे इसका देना था आप लोगों को कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। एक तो मैंने ये बताया आपको, दूसरा आपको ये बताया कि हम थर्मोडायनेमिक्स को एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को कैसे रिलेट करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है। एक बात और बताई मैंने कि थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या चीज हम रिलेट नहीं कर सकते थर्मोडायनेमिक्स से। ये 2 चीजें मैंने आपको डिस्कस की, बाकी इसके बाद का जो है वो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूँ। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, हीट
का चेंज किसी प्रोसेस में जब हम स्टडी करते हैं तब हम इसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मो हीट, डायनेमिक्स चेंज। हीट चेंज ये केमिकल प्रोसेस में भी हो सकता है, किसी फिजिकल प्रोसेस में भी हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने से पहले हमें कुछ सिंपल सी चीजें समझनी पड़ेंगी। मींस टर्मिनोलॉजी है कि थर्मोडायनेमिक्स के जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, टर्म्स हैं, वो क्या होते हैं और ये किस तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला जो इसमें आता है, एक हमारे पास कोई सपोज करते हैं सिस्टम है, एक सराउंडिंग और एक बाउंड्री। मान लो लैब में खड़े होकर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक बीकर में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट। इसमें कोई केमिकल ऐड किया हुआ है आपने, इसे बाहर से हीट आप दे रहे हो, यहां बर्नर रखा हुआ है, जिसको ऑब्जर्व आप कर रहे हो, ऑब्जर्वेबल जो भी आपके पास है उसे बोला जाएगा कि ये सिस्टम है। हमारे पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे कहा जाएगा कि ये सिस्टम है। सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का बाकी पार्ट सराउंडिंग है। और इस सराउंडिंग को सिस्टम से जो एक पार्टीशन अलग करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। ये बोली जाएगी बाउंड्री। तीन चीजें हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, सेपरेट करने वाली एक बॉर्डर लाइन कहलाएगी बाउंड्री। ये बाउंड्री एक्चुअल भी हो सकती है, जैसे यहां पर अगर बीकर है तो ये ग्लास वॉल होगी, और ये कई बार इमेजिनरी भी हो सकती है। मान लो कहीं ओपन है, हम एक पूरे इस पूरे में यहां ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बस इतने 1 स्क्वायर मीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली अपनी। ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग। तो ये इमेजिनरी एंड एक्चुअल दोनों हो सकती है बाउंड्री। ये तीन बड़े बेसिक से टर्म्स हैं, इन पर ध्यान दो। जो लिखा हुआ आएगा इसको देखो, और मैं बीच में किसी से भी आपसे पूछ लूंगा, जो आगे मैं कराऊंगा क्लास रोक के, मैं किसी से भी पूछ लूंगा। यूनिवर्स पूरा है हमारा, उस यूनिवर्स में जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर बाकी कुछ जो बचा वो सराउंडिंग है। सराउंडिंग एंड सिस्टम को मिलाकर यूनिवर्स होता है, और सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो एक बॉर्डर लाइन आइसोलेट करती है, अलग करती है, उसे कहा जाएगा ये बाउंड्री। ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं फ्रिक्वेंटली। वहां पे बार बार नहीं बताया जाएगा कि सिस्टम क्या चीज, सराउंडिंग क्या चीज, बस बोल दिया जाएगा सिस्टम ने हीट दी सराउंडिंग को। इमेजिनरी बाउंड्री या एक्चुअल बाउंड्री ये बता दिया जाएगा आपको। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिवर्स। सिस्टम को सेपरेट जो करने वाली लाइन है ये है बाउंड्री। डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जस्ट रीड करनी है आपको, ये लिखना नहीं है। एक स्पेसिफिक पार्ट यूनिवर्स का, फिक्स पार्ट पूरे यूनिवर्स का, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन में है, उसको बोला जाता है कि ये सिस्टम है। यूनिवर्स का बाकी बचा हुआ पोर्शन सराउंडिंग कहलाएगा।
और बाउंड्री क्या होगा? जो दोनों को आइसोलेट करता है। बाउंड्री डिफाइंस एज लिमिट्स ऑफ सिस्टम, जहां पर इसकी लिमिट इमेजिनरी हो या एक्चुअल हो, सराउंडिंग सेपरेटेड बाय रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री जैसे किसी बर्तन में कुछ रखा है, तो ये बर्तन की जो वॉल्स हैं ये बाउंड्री होगी, रियल बाउंड्री होगी। इमेजिनरी बाउंड्री क्या होगी? बहुत बड़े रूम में मैंने एक छोटे से कॉर्नर को ऑब्जर्व किया, 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर मैंने ऑब्जर्वेशन किया, तो ये सिस्टम हो गया। अब बाकी ये सराउंडिंग हो गया। कोई एक एक्चुअल बाउंड्री या सेपरेशन लाइन नहीं है यहां, इसको इमेजिनरी बाउंड्री बोला जाएगा। बड़ी सिंपल सी 3 ये डेफिनेशंस हैं। सिस्टम कई सारे टाइप का है। ये जब हम सिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं तो सिस्टम बहुत सारे टाइप का होता है। ये सिस्टम बाउंड्री के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। ये सिस्टम हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेस। फेस के बेसिस पर, बाउंड्री के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। बाउंड्री के बेस पर सिस्टम 3 टाइप का होता है। सिस्टम मतलब जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बात नहीं भूलनी है। बाउंड्री के बेस पर जब सिस्टम को कैटेगराइज किया जाता है तो 3 टाइप का है, और फेस के बेस पर जब सिस्टम को कैटेगराइज किया जाता है तो 2 टाइप का है। ये 3 टाइप का है। यहां पर मैं अभी आऊंगा। बाउंड्री के बेस पर जब डिसाइड करते हैं तो हम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मेरे पास कोई एक बीकर है लैब में जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और ये खुला है, खुला होने का मतलब आप इसमें बाहर से मटेरियल कुछ डाल भी सकते हो। मान लो HCl डाल दिया आपने इसमें, आपने कोई और मटेरियल इसमें ऐड कर दिया, जो भी करना चाहो आप, अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दो। ये है मैटर या मटेरियल या केमिकल। आप इसे हीट कर सकते हो। हीट किया आपने, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा हीट करने पर, एनर्जी ये ले लेगा। आप इसमें से मटेरियल निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो। आप इसमें से हीट बाहर निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो इसे ठंडा कर दो, टेम्परेचर डाउन कर दो, फ्रीजर में रख दो, हीट इसमें से बाहर निकल जाएगी। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें आप हीट एंड मटेरियल या मैटर दे भी सकते हो, ले भी सकते हो, हीट बाहर भी दे सकते हो, हीट ले भी सकते हो, ऐसा सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। खुला होगा, एक साइड से ढक्कन ओपन होगा इसका। अगर मैं इसी सिस्टम को क्लोज कर देता हूं, कुकर लिया, जैसे कुकर में ढक्कन लगा करके रख दिया उसे। अब जब ढक्कन लगा दिया तो मैं बाहर से कोई मटेरियल इसमें नहीं ऐड कर सकता, यहां से कुछ मैं निकाल नहीं सकता मटेरियल। वो बात की बात है कि कुछ वेपर्स निकल जाएंगे, जब इसमें विसल देगा, ये सीटी बज जाएगी, तब की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। इसमें ना तो कोई मटेरियल हमने ऐड किया, मैटर, ना हमने कोई मैटर इसमें से निकाला, लेकिन हम इसमें एनर्जी दे सकते हैं। बिना मटेरियल एक्सचेंज किए हम इसमें एनर्जी दे सकते हैं। हीट कर दो, आप इसे कंडक्शन पर रख दो, तो क्या होगा? हीट मिल जाएगी इसे।
मतलब एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं आप, हीट और एनर्जी इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, लेकिन मैटर ना तो इधर जा सकता ना इधर आ सकता। ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। ये ओपन सिस्टम है। तीसरा और सिस्टम है आइसोलेटेड। हमने एक सिस्टम लिया, चारों तरफ से कर दिया बंद, और ये एक डबल लेयर जिसमें बीच में वैक्यूम था, यहां वैक्यूम कर दिया, या कोई इंसुलेटर फिल कर दिया, हीट का इंसुलेटर। अब अंदर कोई मटेरियल जो भी भरा हुआ है वो है, बाहर से कोई मटेरियल आप नहीं ऐड कर सकते, इससे कोई बाहर मटेरियल नहीं निकाल सकते। एनर्जी अब आप इस यहां तक सिस्टम में नहीं पहुंचा पाओगे नॉर्मली। कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आप एफर्ट लगाओ तो एक अलग बात है, लेकिन जिसे हम आइडियल थर्मस बोलते हैं, मान लेते हैं उसमें कि एनर्जी या हीट सप्लाई नहीं हो रही है, हीट नहीं दी गई और ना ही हीट इससे बाहर आई। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम स्पैन के लिए हम सोच सकते हैं। किसी थर्मस में कोई गर्म चीज रख के 10 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हुई होगी उस 10 मिनट में वो नेग्लिजिबल होगी बिल्कुल। तो हीट ना तो, यानी एनर्जी ना तो थर्मस में आए ना बाहर आए, मींस वो सब सिस्टम जिसमें ना तो मटेरियल बाहर आए ना मटेरियल सिस्टम के अंदर आए, ना एनर्जी बाहर आए ना एनर्जी सिस्टम के अंदर आए, इसको कहा जाता है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, अलग थलग बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम। तीन टाइप के ये सिस्टम्स हैं, जो कि बाउंड्री के बेस पे ही तो की हमने, इसकी बाउंड्री ओपन, इसकी क्लोज, इसकी इंसुलेटेड। तो ये सिंपल सा एक कैटेगराइजेशन। इसको आगे बढ़ते हैं, अगर हम फेस के बेस पर, फेस जैसे लिक्विड फेस, वेपर फेस, सॉलिड फेस, फेस के बेस पर होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस दो टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। ऐसा कोई लिक्विड है मेरे पास जो बिल्कुल परफेक्टली प्योर है यहां, या ए है मेरे पास गैसियस स्टेट में, इसने बी दिया गैसियस स्टेट में, इसका फेस और इसका फेस सेम है, ये कहलाएगा होमोजेनियस, एक जैसा बनेगा, मिक्सचर जो बन जाएगा एक जैसा होगा, चारों तरफ एक ही रेशो होगा, अगर तब बोलेंगे होमोजेनियस। सोल्यूशन बना दिया आपने बिल्कुल, एक लिक्विड लिया, NaCl डिसॉल्व कर दिया, या तो सॉलिड था, लेकिन जब इसमें डिसॉल्व हो गया तो सॉलिड नहीं रहा, ये Na अब एक्वस हो गया, सोडियम एक्वस। जब ये एक्वस हो गया तो वाटर में नजर भी नहीं आएगा। इस सोल्यूशन को बोलते हैं, जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाता है, कि ये ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन होमोजेनियस होता है। एक टाइप तो ये हो गया। फेस के बेस पर हम सिस्टम होमोजेनियस कह सकते हैं। अब हमने बाउंड्री नहीं देखी, इसकी अंदर क्या मटेरियल है वो देखा। कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें एक सॉलिड है
और प्रोडक्ट गैस बना। मान लो कार्बन सॉलिड लिया आपने, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ऑक्सीजन गैस है, बन क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। इस बीकर में तीनों अवेलेबल हैं, सॉलिड भी है, गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो यहां तो दो अलग अलग फेस हैं, एक सॉलिड एक गैस। अलग अलग फेज होने के कारण इनको हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सिमिलर चीजें नहीं हैं। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम से ही पता चल रहा है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। ओपन सिस्टम, देखो अगर डेफिनेशन की बात है, ये लिखना नहीं है, लेकिन जस्ट आप एक बार रीडिंग लगाओ उसको सही से। ओपन सिस्टम हम किसे कहते हैं, जो मटेरियल यानी मैटर एंड एनर्जी ज्यादातर हीट की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में सप्लाई होती है। कहां से सराउंडिंग से एक्सचेंज कैसे करेगा ये। मान लो ये कोई खुला सिस्टम है, यहां पर ओपन है, एक ये है सपोज करते, मटेरियल बाहर आ जाएगा, कहां आएगा, ये सराउंडिंग है ना बाहर, सराउंडिंग से इसमें आ जाएगा सिस्टम में। मटेरियल एंड एनर्जी दोनों अगर एक्सचेंज हो सकती हैं तो ओपन सिस्टम बोला जाएगा। बाउंड्री ना तो सील्ड है, कहां सील्ड है, खुली है यहां से, और ना ही इंसुलेटेड है। मतलब हीट दे सकते हैं, अगर आप इसे हीट देना चाहो इस बाउंड्री से दे सकते हो। बाउंड्री इंसुलेटेड नहीं है, ना ही सील्ड है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर इन ओपन बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। हाइड्रोजन के साथ जो एनर्जी निकलेगी वो एनवायरमेंट में चली जाएगी, और जो हाइड्रोजन लिबरेट होगी वो हाइड्रोजन भी एनवायरमेंट में चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल। क्लोज सिस्टम देखो, बाउंड्री ऐसी हो कि ये सील्ड हो, बंद हो, लेकिन इंसुलेटेड ना हो। मतलब हीट सप्लाई कर सकें, हीट बाहर निकाल सकें, लेकिन मटेरियल ना कर सकें हम मटेरियल दोनों तरफ एक्सचेंज ना कर सके, ये कहलाएगा कि ये ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम काउंट होगा। ये सील्ड होती है बाउंड्री, लेकिन इंसुलेटेड नहीं होती है। कोई लिक्विड लिया, वेपर किसी सील्ड ट्यूब में है, यहां वाटर एंड वेपर्स, सील्ड ट्यूब का मतलब हीट दे सकते हो आप इसे, लेकिन वेपर बाहर नहीं आ सकती, वाटर बाहर नहीं आ सकता, ना ही बाहर से वेपर्स को या वाटर को आप इस ट्यूब में ले जा सकते हो। यह है क्लोज सिस्टम। थर्ड देखते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। बिल्कुल टिपिकल एग्जांपल है हमारा थर्मस का जो एग्जांपल होता है। नो इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, इस सिस्टम का बाहर के सराउंडिंग से कोई संबंध नहीं। वैसे भी हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि आइसोलेटेड मतलब बाहर वालों से मिलना जुलना बंद, आइसोलेटेड। ठीक है, क्वारंटाइन की बात नहीं कर रहा हूं, आइसोलेटेड अलग चीज है, क्वारंटाइन अलग चीज है। क्वारंटाइन में खाना पीना तो पहुंचाना पड़ेगा ना, और दवा भी देनी पड़ेगी। आइसोलेटेड की बात हो रही है, मटेरियल पहुंचाया जाएगा। आइसोलेटेड में ना मटेरियल ट्रांसफर होगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगी। दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैज नो इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। बाउंड्री सील्ड भी होगी, इंसुलेटेड भी होगी, दोनों ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। थर्मस फ्लास्क, जैसे वो वाटर बॉटल होती है थर्मस वाली, उसे हम मान सकते हैं एग्जाम्पल आइसोलेटेड सिस्टम का। आइडियल तो नहीं होता, क्योंकि 2 दिन के बाद तो पानी ठंडा हो ही जाता है, इसका मतलब है हीट बाहर निकली ही है, लेकिन वो बड़ी स्लो होती है।
तो 1 घंटे अगर मुझे ऑब्जर्व करना है तो नेग्लिजिबल मानूंगा मैं, हीट ट्रांसफर को नेग्लिजिबल मानूंगा। दूसरा देखो, होमोजेनियस सिस्टम। अभी मैं बता चुका आपको होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम में सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक ही फेज में हों, यूनिफॉर्म हों, गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड। एग्जाम्पल की बात याद रखना, प्योर सिंगल सॉलिड जो होगा, लिक्विड हो, गैस हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, एक जैसी हैं बिल्कुल। ट्रू सोल्यूशन जो भी बताया था, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, अगर पूरा अच्छी तरह घुल जाता है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन जाता है, तो ट्रू सोल्यूशन होगा। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा तो ट्रू सोल्यूशन नहीं होगा। ये होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल। हेट्रोजीनियस भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा? हेट्रोजीनियस सिस्टम में हम दोनों को अलग अलग करेंगे। एक सिस्टम, हेट्रोजीनियस की भी डेफिनेशन आएगी आगे, टाइप ऑफ सिस्टम का पहले आप जस्ट ये देख लो, मैंने एक ये सिस्टम लिया, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, हीट ट्रांसफर हो रही है, मटेरियल भी हो रहा है, ओपन है ये। दूसरे में इसे कर दिया कवर, अब ये सील्ड हो गया, लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाएगी, मटेरियल बाहर नहीं जाएगा, ये हो जाएगा आइसोलेटेड। तब होगा जब हीट भी नहीं निकलेगी। अभी हम इसे बोलेंगे क्लोज सिस्टम। इंसुलेटेड का मतलब मैंने इसको चारों तरफ से इस तरह से कवर कर दिया कि ना तो हीट बाहर आ रही है, ना ही एनर्जी किसी और फॉर्म में आ रही है, ना ही मटेरियल आ रहा है। तो ये तीन सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड और ये इंसुलेटेड। ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास तीन अलग अलग, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड या इंसुलेटेड भी कह देते हैं सिस्टम। आगे बढ़े और अगर हेट्रोजीनियस एक अगर हम सिस्टम देखते हैं तो हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे अगर हम वाटर में बहुत सारी शुगर डिसॉल्व कर लें, एक ग्लास में हमने 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व करके थोड़ी देर रख दी तो नीचे जम जाएगी थोड़ी शुगर। यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर अलग कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे अलग कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसा सिस्टम जो यूनिफॉर्म ना हो उसे बोला जाएगा कि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हैं। जिसके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सारे सॉल्यूशन होमोजेनियस हेट्रोजीनियस नहीं कह सकते हम। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस है, एंड जो सॉल्यूशन ट्रू नहीं होता वो हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन कहलाता है। दो या दो से ज्यादा फेजेस में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आइस एंड वाटर कांटेक्ट में, वाटर लिया उसमें आइस डाल दिया आपने, सॉलिड लिक्विड, अगर सॉलिड लिक्विड हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में तो ये हेट्रोजेनियस सिस्टम है। दो इमिक्सिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड हैं जो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं। ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है सपोज करते हैं, ये वाटर हो गया, ये ऑयल हो गया, हेट्रोजेनियस सिस्टम कहलाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लिक्विड अगर वेपर के कांटेक्ट में है तो लिक्विड तो है ही लिक्विड, वेपर गैस स्टेट में आ जाएगा, तो लिक्विड एंड वेपर फेज यानी गैस फेज कहलाती है कि ये हेट्रोजीनियस सिस्टम का एक एग्जांपल है। और देख सकते हो आप इसमें। इसके बाद आते हैं हम दूसरी बात पर। यहां तक मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको ये बताया। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि आप यहां तक क्या समझ पाए हो। सिस्टम को आप एक और तरह से देख सकते हो।
माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। हम कुछ बातें जब करते हैं, जैसे किसी गैस या मटेरियल के बारे में करते हैं, तो वो दो तरह की बातें हैं। नंबर वन, एक बड़े सिस्टम के लिए, बड़े सिस्टम मींस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा के लिए एप्लीकेबल है। मान लो मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे पास कोई सिस्टम है और उसका प्रेशर 1 बार है, 1 बार प्रेशर है, तो अंडरस्टूड है ये 5 मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही होगी। 5 मॉलिक्यूल के लिए तो प्रेशर आप मेजरमेंट ही नहीं कर पाओगे। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही होगी। अगर मैं बोलता हूं यहां नंबर ऑफ मोल्स एक प्रॉपर्टी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नंबर, कि मैं बोल दूं 10⁻⁻15 मोल्स। इतने कम में नहीं कुछ हो पाएगा। हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? वॉल्यूम कैसे बताओगे? बताने को बता दोगे, लेकिन डेली लाइफ में नहीं चलता है इतना कुछ। थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज जो मेजर की जाती हैं वो मैक्रोस्कोपिक होती हैं, जैसे प्रेशर, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। ये वाले मोल मेरे काम के नहीं है। ये एक कंसिडरेबल नंबर होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड करते हैं जिन प्रॉपर्टीज को, उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये सब और इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारे काम की हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत छोटी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, मॉलिक्यूल की रेडियस, एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इनसे कुछ लेना देना नहीं। देखो, लिखना नहीं है ये। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बहुत सारे मॉलिक्यूल को जो डील करता है, और वो प्रॉपर्टी जो मैक्रोस्कोपिक बल्क मैटर को डील करती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती। एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल्स होंगे। क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये क्वेश्चन, डेंसिटी किसी कंसिडरेबल मॉलिक्यूल के सेट की कैलकुलेट की जा सकती है। 10 मॉलिक्यूल की डेंसिटी का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। और ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी फर्दर दो टाइप की हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ये आपको नोट करनी है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, ये इंपॉर्टेंट है और आप से ये क्लास 11 में पूछी जा सकती है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि क्या होती है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है
वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है उस मैटर पर जो सिस्टम में प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करती है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये कहलाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो जो मटेरियल प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है, इस मास पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं डेंसिटी, किसी मटेरियल की डेंसिटी है, तो 1 किलोग्राम की भी डेंसिटी वही होगी, और 2 ग्राम सेम मटेरियल अगर मैं लेता हूं तो उसकी भी डेंसिटी सेम होगी, अलग थोड़ी हो जाएगी डेंसिटी। मास ओवर वॉल्यूम है ना, रेशो तो कांस्टेंट ही रहेगा। डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैटर प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, ऐसे सोच लो मेरे पास कोई मटेरियल है, उसकी डेंसिटी मैंने 1.2 किलोग्राम पर लीटर कर रखी है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मटेरियल 1000 किलोग्राम पूरा का पूरा था, अब मैंने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, इसे आधा इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया। इसकी डेंसिटी कितनी रहेगी? अभी भी 1.2 किलोग्राम पर लीटर रहेगी। इसकी डेंसिटी कितनी रहेगी जो आधा होके अलग हो गया? 1.2 किलोग्राम पर लीटर रहेगी। मींस यहां पर हम मास कितना भी लें उससे फर्क नहीं पड़ता इस मटेरियल का। ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और भी बहुत है, जैसे टेम्परेचर, आयरन का ब्लॉक 10 kg का 100 डिग्री सेल्सियस है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 50 kg, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसा थोड़ी टेम्परेचर आधा हो जाएगा। हाँ, हीट आधी हो जाएगी इसके अंदर, हीट एक अलग चीज है। हीट पूरे के अंदर थी ना, 10 kg में 5 kg है, आधा होके 50 थोड़ी हो जाएगा, फिर तो दुनिया का रूल ही अलग हो गया। आधा होकर 5 kg हुआ। टेम्परेचर सेम, हीट आधी, डेंसिटी सेम, इस पर प्रेशर सेम, हीट अलग अलग, सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया होती है तो सेम, विस्कोसिटी सेम, मेल्टिंग पॉइंट जो इस 10 किलोग्राम का है वो ही 5 किलोग्राम का है, सेम मटेरियल है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम, वॉल्यूम अलग अलग। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम इसका तो भाई अलग होगा, इसका अलग होगा, इस वॉल्यूम की बात नहीं करनी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कुछ लेना देना नहीं है क्वांटिटी ऑफ मैटर से जो प्रेजेंट होता है। मैटर का रिलेशन वॉल्यूम से है, मैटर का रिलेशन मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी से है, टोटल मास से है, हीट से है, और कुछ होता है प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी, एंथैल्पी, उससे रिलेशन है मैटर का, ना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से।
तो देखो इसे आगे बढ़ाते हैं हम, एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, हीट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने हीट बोला था, ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट अलग चीज है। पर यूनिट मास जब कर देते हैं हम, अब पर यूनिट मास तो नहीं, वो तो हमने सीधा सीधा मास ले रखा था। हीट इंटेंसिव नहीं है, स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव है। सरफेस टेंशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम पर मोल, वॉल्यूम तो इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव है। बात वॉल्यूम की नहीं कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम पर मोल की कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन कुछ बना रखा है आपने, 1 मोलर है NaOH, तो इसमें से 10 ml निकालता हूं मैं, वो भी 1 मोलर होगा। इसमें से 20 ml निकालता हूं, वो भी 1 मोलर है। एक ड्रॉप निकालता हूं 1 ml, तो भी 1 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव देखो, दूसरी टाइप, जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है, मैटर पर डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव कहलाती है। वॉल्यूम है, मास है, इंटरनल एनर्जी है, ये टर्म नए होंगे आपके लिए, इनको हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एंथैल्पी, एंट्रोपी, आगे चल करके हम पढ़ेंगे। ये सब डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज मटेरियल जो प्रेजेंट है उस पर। एक काम की बात ध्यान रखो, अगर हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल कर देते हैं, जैसे मैं कहता हूं वॉल्यूम, ये तो एक्सटेंसिव है, पर मोल कर दिया मैंने, तो ये इंटेंसिव हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर एक्सटेंसिव है लेकिन पर मोल मैंने कर दिया, तो ये इंटेंसिव हो जाएगी। या पर ग्राम कर दिया, एक ही बात है, वॉल्यूम पर ग्राम, कॉन्सेंट्रेशन पर किलोग्राम, ये सब क्या बोला जाएगा, ये एकदम से कॉन्सेंट्रेशन मतलब ml पर किलोग्राम, ये इंटेंसिव हो जाएगा। ये एक बात इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट ऑफ सिस्टम, किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन हम कैसे करते हैं, या स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। कोई भी एक मैं सिस्टम कंसीडर करता हूं जो बाकी अपनी सराउंडिंग से बाउंड्रीज से अलग कर दिया गया, ये रियल बाउंड्रीज हैं। आपको गैसियस स्टेट में बता रखा है, मूवेबल पिस्टन एक लगाकर हम इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। मान लो इसमें n मोल किसी गैस के भरे हुए हैं, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। हम PV इज इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। R कांस्टेंट पहले से ही है, ये वेरिएबल है, हो सकता है चेंज, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल। अगर मैं P फिक्स कर देता हूं 1 एटमॉस्फेयर,
वॉल्यूम फिक्स है 1 लीटर, 1 मोल। क्या होगा? पी दे दिया मुझे, कांस्टेंट कर दिया, वी कांस्टेंट कर दिया, एन कांस्टेंट कर दिया, आर पहले से कांस्टेंट है। सिर्फ एक टी की वैल्यू होगी जो इसे कंप्रोमाइज करेगी, यानी टी की कोई वैल्यू आ गई एक्स। ये सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन हम कैसे करेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच डिटरमिन द स्टेट ऑफ सिस्टम। इस स्टेट को कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड कर रही है? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर। ये इसके स्टेट फंक्शन है और इन्हें हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी बोल देते। अगर हम चेंज कर दें इसमें, चेंज इन स्टेट प्रॉपर्टीज, ये स्टेट प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर। ये बात समझने की। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि कोई एक सिस्टम की स्टेट ए थी, ए स्टेट है, यहां पर ये वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, नंबर ऑफ मोल N1 थे। मैंने इसको चेंज कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, P2 कर दिया प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। टेम्परेचर हो सकता है सेम हो सकता है चेंज हो, मान लो डिफरेंट हो गया। नंबर ऑफ मोल हो सकता है सेम हो सकता है कम ज्यादा कर दिएगा। ये स्टेट हो गई बी। यहां के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। स्टेट ए से स्टेट बी में पहुंचाने के लिए हम सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कंसीडर करेंगे। क्या मतलब है इस बात का? मैं मान लो यहां से इन बिटवीन एक स्टेट में आया, वो स्टेट ऐसी थी जिसमें मैंने प्रेशर कम कर दिया, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, ऊपर खींच दिया, ऐसे पिस्टन को ऐसे कर दिया। अब यहां प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, नंबर ऑफ मोल N3, टेम्परेचर T3 हो गया। फिर मैं इसमें ले आया, मैंने कोई और वे किया, प्रेशर मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया, P4 कर दिया, वॉल्यूम V4 हो गया, टेम्परेचर T4 हो गया, नंबर ऑफ मोल N4 हो गए। ये एक डिफरेंट पाथवे है। फिर इसको मैंने कम करके यहां ले आया, इसको भी कम करके यहां ले आया। तो अब इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने कौन सा पाथवे यूज किया यहां तक पहुंचने में। जो स्टेट ऑफ सिस्टम है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, बस। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां से ग्राउंड से मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है और इसकी हाइट सपोज करते हैं 10 मीटर है। या हम सोच सकते हैं कि इसकी हाइट 12 मीटर है। कोई बंदा यहां से यहां तक एलिवेटर से जा सकता है। ए है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है। ए एंड बी में अंतर क्या है? 12 मीटर हाइट का अंतर। दूसरी बार ए ने क्या किया, ये यहां रन किया, कोई और बिल्डिंग थी, यहां पर चढ़ गया। ये बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची थी, यहां से इसने एक स्लाइड लगाई, यहां पर आ गई।
पाथ बी हो गया। पाथ बी में क्या किया, ए से पहले एक्स बना, एक्स से वाई, वाई से बी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं पहले वे में ए से बी की हाइट 12 मीटर, दूसरे वे में ए एंड बी की हाइट का अंतर 12 मीटर, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है हाइट। ऐसे ही स्टेट वेरिएबल होते हैं। स्टेट वेरिएबल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर नहीं। ये प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ पाथ पर कभी डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि किस बात पर डिपेंड करती हैं, स्टेट पर डिपेंड करती है। स्टेट ए एंड, चाहे इसको कैसे भी ले जाओ, हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाओ फिर यहां लाके छोड़ दो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 मीटर ही रहे, और किसी भी पाथवे से गया, चाहे डायरेक्ट एलिवेटर से चला गया, ऐसे ही कोई सिस्टम है यहां से यहां आने में, क्या किसी भी प्रोसेस से आया हो, स्टेट ए स्टेट बी, इसके पैरामीटर जो ए के यहां और बी के जो थे, बी के अगर बी तक आ गए वो एक स्टेट आ गई फिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर। अब देखो इसे, स्टेट प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो। पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं ये स्टेट प्रॉपर्टीज। किस पर डिपेंड करती हैं, सिर्फ उसके पोजीशन पर कि वो कहां पहुंचा है, स्टेट पर डिपेंड करती हैं, नॉट ऑन पाथ। किस तरह से हमने उसे चेंज किया इस बात पर डिपेंड नहीं करे। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। एक बात ये हो गई, इसे सोचो और बताओ कोई दिक्कत है तो किसी को। इसके बाद का जो अब मैं पोर्शन, ये टर्मिनोलॉजी मैंने बताई, और इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। थोड़ी देर के लिए थर्मोडायनेमिक छोड़ दो, सिर्फ इक्विलिब्रियम सोचो। इक्विलिब्रियम सोचने से पहले रिवर्सिबल रिएक्शन सोचो या रिवर्सिबल प्रोसेस सोचो। ए कोई बी तक गया, वापस आ गया, ए पोजीशन थी, स्टेयर्स चढ़ के यहां बी पर गया, बी से वापस आ गया। एस्केलेटर होते हैं मॉल में, नीचे आ रहे हैं कुछ लोग, कुछ ऊपर जा रहे हैं। यहां 50 लोग हैं, यहां 100 हैं। 1 मिनट में 4 लोग इधर ऊपर पहुंच रहे हैं, ऊपर मतलब फ्लोर पर, कभी कहीं और समझो। उसी 1 मिनट में 4 लोग 50 में से यहां नीचे आ रहे हैं। यहां 1 घंटे के बाद ऊपर कितने लोग हो जाएंगे, नीचे कितने लोग हो जाएंगे। दोनों का रेट बराबर है। 1 मिनट में 4 लोग ऊपर से नीचे आए तो 104 हो गए। उसी 1 मिनट में 4 लोग नीचे से ऊपर पहुंचे तो 104 में से 4 कम हो गए, यहाँ फिर बराबर हो गया 50। यहाँ 100 के 100 ही रहेंगे, 50 के 50 रहेंगे। यही स्टेट इक्विलिब्रियम की है ये रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं लोग, नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं। दिस इज रिवर्सिबिलिटी। लेकिन दोज रिवर्सिबल प्रोसेस in which
rate of forward direction, रेट टाइम के साथ रिलेशन हो गया, रेट अगर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। are called that process is in equilibrium। ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कहते हैं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो। मींस if A is in equilibrium with B, अगर इक्विलिब्रियम है, B का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जितना ये बना इससे उतने ही मिनट में B से A उतना बन गया। तो B का कॉन्सेंट्रेशन एंड A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ये तो है इक्विलिब्रियम, मतलब चीजें बैलेंस हो गई। इक्विलिब्रियम का मतलब चीजें स्टेबल हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं, अब चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मींस रिएक्शन तो हो रहा है, ए से बी तो बन रहा है, लेकिन बी से भी ए बन रहा है। इस तरह के रिएक्शन में कोई कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसे प्रोसेस को इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक का मतलब हो गया कि हम हीट से भी रिलेट करेंगे, हीट चेंज से भी रिलेट करेंगे इस इक्विलिब्रियम को, बस इतना सा फर्क है। टाइम के साथ चेंज ना हो, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखो डेफिनेशन देखो क्या है। सिस्टम इज सेड टू हैव इक्विलिब्रियम, state of thermodynamic equilibrium when it shows no further tendency to change its property with time। दो टाइप के हैं देखो, केमिकल मैकेनिकल, तीन टाइप के हैं, एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गई बात? देखो आप इसे, मैं बताता हूं। हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें अगर, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं इसका, हमने H2 का रिएक्शन किया Cl2 के साथ, 2HCl बन गया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसका 1 मोल लिया मैंने, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इक्विलिब्रियम पर है लेट। तब हम किसी भी टाइम देखें, अभी मैंने मान लो 3 बजे चेक किया, कॉन्सेंट्रेशन HCl का 2 मोल था, कंटेनर में Cl2 था, H2 था, 2HCl था, इसके 2 मोल थे, इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था। 4 बजे चेक किया, 2 मोल थे, 1 मोल था, 1 मोल था। 5 बजे चेक किया, 2 मोल थे, 1 मोल था, 1 मोल था।
चेंज नहीं हो रहा है कॉम्पोजिशन में, वही कॉम्पोजिशन है, 1 मोल 1 मोल 2 मोल। ये कंपोजिशन अगर फिक्स है, जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं हम किसी सिस्टम में, तब इस इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम इन विच कंपोजिशन ऑफ सिस्टम रिमेन्स फिक्स्ड। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। मैकेनिकल, जैसे अगर ये कोई एक पिस्टन वाला बॉक्स है, इसको आपने ऊपर से प्रेशराइज किया, पी एक्सटर्नल, दब जाएगा। यहां वॉल्यूम कम, यहां वॉल्यूम ज्यादा, V2 V1। प्रेशर के कारण पिस्टन डाउन हुआ, वर्क हो गया, बाहर से जिसने भी प्रेशर लगाया उसने सिस्टम पर वर्क किया, वर्क ऑन सिस्टम। आप क्या कर सकते हो, सेम पिस्टन, आपने अंदर एक हीटर रखकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने पर गैस एक्सपैंड करेगी, ये ऊपर आएगा, एक्सपेंशन। सिस्टम ने वर्क किया ऑन सराउंडिंग, सिस्टम पर वर्क किया गया बाय सराउंडिंग। यहां यहां सिस्टम ने वर्क किया, वर्क सिस्टम ऑन सराउंडिंग। जब कभी मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क होता है। लेकिन हमने क्या किया, प्रोसेस किया, इसको टाइट कर दिया, स्क्रू टाइट कर दिया इसका, अब मैं चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ाऊं तो प्रेशर तो बढ़ेगा, वर्क नहीं होगा, वर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। या ऊपर से जितना प्रेशर लगाया उतना नीचे से लगा, ये मूवमेंट नहीं हुआ, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। जब ऐसा होगा तब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब ना तो सिस्टम ने वर्क किया, ना सिस्टम पर वर्क हुआ, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। यहां इसमें वो भी ठीक है कि फोर्स लगाते हो किसी एक उस पर, हम क्योंकि गैसेस, टेम्परेचर, प्रेशर डील करेंगे, ये एग्जांपल अप्रोप्रिएट है। थर्मल इक्विलिब्रियम, एक कंटेनर है, क्लोज्ड है, इंसुलेटेड नहीं है, हीट दी मैंने इसको क्यू अमाउंट, और क्यू अमाउंट ही हीट मैंने बाहर निकाल दी, नेट हीट कंटेंट सेम रहेंगे,
चेंज नहीं आएगा। नो फ्लो ऑफ हीट बाय सराउंडिंग और बाय सिस्टम, ऐसे केस में हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम है। नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक हो गई बात, ये क्लियर है सबको?